जय हिंद गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अवतल दर्पण से किरण आरेख बनाने के कुछ नियम और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आइए आज हम बात करते हैं दर्पण से किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। तो इसमें सबसे पहला नियम हो जाता है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा कोई उत्तल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात उस दिशा में चली जाती है कि ऐसा लगता है कि वह मानो उत्तल दर्पण के फोकस से होकर आ रही है। तो इसमें सेकंड नियम हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब देखिए ये कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो ये फोकस की दिशा में आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो आइए तीसरा नियम हम देखते हैं उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये हमारी एक किरण है जो कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आ रही है और ये परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। आइए अब हम चौथे नियम पर चलते हैं उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समांतर वो समान कोण बनाती हैं। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये तिर्यक दिशा से कोई किरण पोल पर आपतित होती है और ये परावर्तन के पश्चात एक तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के साथ बनता है। तो ये जो आपतित किरण है ये जो एंगल बनाती है इसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, जिसे हम आई से दिखा देते हैं। और ये जो परावर्तित किरण है इसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, तो इसे हमने आर से दिखाया है। तो यहाँ पर जो आई है वो आर के इक्वल होगा, यानी कि आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। तो ये थे हमारे उत्तल दर्पण से किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। आइए अब हम डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार से उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें सिर्फ दो स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब हम वस्तु को अनंत पर रख देंगे, इस साइड में मान लीजिए अनंत है तो कोई भी वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं ये परावर्तन के पश्चात उस दिशा में परावर्तित होती हैं। इनको पीछे मिलाने पर ये फोकस से हो जाकर मिल जाती हैं और ये ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर आ रही हैं। तो ये किरणें पीछे मिलाने पर यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहीं पे हमारा वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब बन जाता है। तो आइए अब हम प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। तो इसमें सबसे पहला है जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बना है और दर्पण के पीछे बना है। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो साइज बहुत ही छोटा होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिंदु के आकार का बनेगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है कि प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा तथा सीधा होगा। पिछली वीडियो में हमने बताया है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब वह होता है कि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती, ये केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। आइए दूसरी स्थिति हम देखते हैं जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो। तो मान लीजिए इधर अनंत है और ये ध्रुव है, तो वस्तु हमने ध्रुव और अनंत के बीच में रख दी। ये भी हमारी एक वस्तु है। तो इससे आने वाली एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है ये उस दिशा में परावर्तित होती है कि इसे पीछे मिलाने पर ये फोकस से मिल जाए। तो दूसरी किरण हम मान लेते हैं ये हमारी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो ये परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इन किरणों को परावर्तित किरणों को पीछे जब हम बढ़ाते हैं तो पीछे मिलाने पर ये ए डैश पर आकर मिलती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश
बन जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसकी इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P तथा F के बीच में बनेगा। तो हमने देखा ये प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो ध्रुव और फोकस के बीच में है। तो प्रतिबिंब हमारा ध्रुव और फोकस के बीच में बना है। दूसरा है प्रतिबिंब वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वस्तु है हमारी वो ए बी है और जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश है। तो जो प्रतिबिंब का आकार है ए डैश बी डैश वो वस्तु के आकार से बड़ा है। तीसरी कंडीशन है हमारी प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब जब आभासी बनता है तो वो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब आइए हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपयोग है उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। तो वाहनों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो प्रकृति होती है वो अपसारी प्रकृति होती है, यानी कि ये किरणों को फैलाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहनों में इसलिए करते हैं क्योंकि जो पीछे आने वाले वाहन हैं वो हमें आगे सामने जो दर्पण होगा दर्पण में उनका प्रतिबिंब पूरा दिखाई दे, ताकि उससे क्या कहते हैं कि जो किरणें हैं वो किरणें फैल जाती हैं और हमें बड़ा फोकस दिखाई देता है, यानी कि जो रोड पे जब हम चलते हैं तो रोड के पीछे का बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। दूसरा उपयोग इसका है चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका भी यही कारण है कि ये किरणों को फैला देता है और उससे जो है रोशनी जो होती है वो काफ़ी जगह में हमें देखने को मिलती है। तीसरा उपयोग इसका है दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो सिक्योरिटी दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है, इसे ऐसे दुकान के ऐसे कोने में लगाया जाता है जहां पर पूरी दुकान की इमेज जो है वो उस दर्पण में हमें मिल सके, जिससे ये सिक्योरिटी के रूप में काम करने लगता है। अब आइए हम देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी। तो ये वैज्ञानिकों ने कुछ चिन्ह प्रपाटी बनाई हुई हैं जिसके द्वारा हम जो भी वस्तु रखी है उसकी दूरी नापेंगे कि किस प्रकार से हम दूरी को नापते हैं और कब दूरी हमारी पॉजिटिव होगी, कब दूरी हमारी नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है और ये दर्पण का ध्रुव हो जाता है। इस ओर एक्स डैश एक्सिस हमने ले रखी है और इस साइड में एक्स एक्सिस ले रखी है। तो ये वाला जो भाग है ये हमारा बायां ओर का भाग कहलाएगा और ये वाला इधर की साइड जो होगी वो दाईं ओर की साइड कहलाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसके क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहला है वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु को जब भी हम रखेंगे तो दर्पण से बाईं ओर रखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो जितनी भी दूरियों की हम माप करेंगे वो माप हम दर्पण के ध्रुव से लेंगे। मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां प्लस तथा नीचे मापी गई दूरियां माइनस में होती हैं, यानी कि ऊपर वाली दूरी जो होंगी मुख्य अक्ष के ऊपर वाली जो दूरी होंगी वो पॉजिटिव और नीचे वाली जो दूरी होंगी वो नेगेटिव होंगी। ध्रुव से दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव तथा बाईं ओर की दूरी नेगेटिव होती है। अब आइए हम इसे फिगर से समझ लेते हैं। तो ये हमारी मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से जो भी ऊपर की दूरी होंगी यानी कि इस तरफ की दूरी होंगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएंगी और मुख्य अक्ष के नीचे वाली इस साइड वाली दूरी जो होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। इसी प्रकार जो दाईं ओर की दूरी होंगी इस साइड की जो दूरी होंगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएंगी और इस साइड की जो दूरी होंगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए हम देखते हैं जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी और प्रतिबिंब की दूरी के लिए दो कंडीशन होंगी। वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो दूरी नेगेटिव होगी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो मुख्य अक्ष होगी उसके नीचे बनेगा, इसीलिए उसको हम नेगेटिव में रखेंगे। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो मुख्य अक्ष होती है मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब आइए उत्तल दर्पण के केस में हम देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, वस्तु की दूरी नेगेटिव ली जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी सदैव पॉजिटिव होगी। जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण होता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है
और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और जो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वो दूरी हमारी पॉजिटिव ली जाएगी। अब आइए हम दर्पण सूत्र देखते हैं। तो दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/b + 1/u = 1/f, जहाँ v जो होगा वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है, u जो है वो वस्तु की दूरी हो जाती है, और f जो है वो फोकस दूरी हो जाती है। तो ये हमारा दर्पण सूत्र होता है, इस पर न्यूमेरिकल मिलेंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा m = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहाँ हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई को i माना है और वस्तु की ऊंचाई को o माना है। तो m = हो जाएगा i/o, और इसे हम अगर दूरी के हिसाब से लिखना चाहें तो जो इमेज की दूरी होती है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम b से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा -b हो जाएगा, और ये अपॉन में हो जाएगा u जो कि वस्तु की दूरी है। तो आइए हम देखते हैं जो m का मान है, m के मान के लिए प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति हो सकती है, कैसा प्रतिबिंब हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारा, यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यदि m की वैल्यू नेगेटिव है तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। यदि m की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा। यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। यदि m पॉजिटिव है तो m की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो दर्पण उत्तल होगा। यदि m पॉजिटिव है और m की वैल्यू बड़ी है 1 से तो दर्पण अवतल होगा। यदि m नेगेटिव हो तो दर्पण अवतल होगा। अब आइए हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो इसे डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम समझ में आ गया तो ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कोई अवतल दर्पण है जिसका द्वारक m1 व m2 है, और ये इसका ध्रुव हो जाता है, ये मुख्य अक्ष है। तो मान लिया हमने यहाँ कोई वस्तु AB रखी है, तो AB से जो किरण आएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगी। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो हम वक्रता केंद्र से जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल डाल देते हैं यानी कि लंब डाल देते हैं। तो ये जो हमारा एंगल होगा, ये वाला एंगल यानी कि इसे हम आपतन कोण बोल सकते हैं। तो ये आपतन कोण जो होगा वो उसे हमने मान लिया थीटा है। इसी प्रकार ये जो परावर्तन कोण होगा तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के दूसरे नियम से कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और हम देख सकते हैं कि ये जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है और इसे एक ये त्रियक लाइन काट रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो थीटा होगा, ये थीटा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार ये अगर हम पूरा एंगल लें तो ये पूरा एंगल थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा, तो इसका मान भी 2 थीटा होगा। ये हमारा जो फोकस है तो फोकल लेंथ हमने f मान लिया है, और जो वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या को r से दिखाया गया है। तो आइए हम देखते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज CAB लिया है, तो CAB इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे। तो इसमें जो tan थीटा होगा तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। तो जो परपेंडिकुलर है वो है AB और जो आधार है वो है CB। तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यानी कि ये वाला जो द्वारक है ये द्वारक बहुत छोटा लिया जाए दर्पण का, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो tan थीटा होगा वो लगभग बराबर होगा थीटा के, और CB जो होगा वो लगभग बराबर होगा CP के, जो कि बराबर है R के। तो इसकी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू AB अपॉन
आर, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हम देखते हैं त्रिभुज एफ ए बी में, एफ ए बी, तो एफ ए बी में हो जाएगा tan 2 थीटा, ये है 2 थीटा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन एफ बी। अब इसमें भी वही कंडीशन लागू करेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो tan 2 थीटा जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा 2 थीटा के, ये जो साइन होता है हमारा ये लगभग बराबर के होता है, तो एफ वी लगभग बराबर होगा एफ पी के, जो कि बराबर है एफ के। तो इसकी वैल्यूज हम इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे, tan 2 थीटा जो हमने निकाला था ए वी अपॉन एफ वी, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वी अपॉन एफ, इसे हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो जो समीकरण 1 है उसकी जो वैल्यू है वो हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू ए वी अपॉन आर इक्वल टू ए वी अपॉन एफ। यहाँ से ए वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू होगी आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2f, जो कि हमारा वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो इसमें हम देखते हैं ये हमारा कोई उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण के बाईं ओर कोई भी वस्तु एवी रखी है, तो इस वस्तु से जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी वो परावर्तित हो जाएगी और ये उस दिशा में परावर्तित होगी कि इसे पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है, और इस आपतित किरण को हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हम वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो सेम पिछले वाले जो डायग्राम है उसी की तरह ये भी है सेम। तो इसमें जो आपतन कोण होगा वो थीटा हो जाएगा, परावर्तन कोण थीटा हो जाएगा, और ये दोनों जो होंगे वो पूरा एंगल जो हो जाएगा वो 2 थीटा का हो जाएगा, तो ये वाला 2 थीटा हो गया, ये वाला थीटा हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे इस एंगल ट्रायंगल सी ए बी में, तो इसमें tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वी अपॉन सी वी। तो छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, यदि दर्पण जो है वो बहुत ही छोटे द्वारक का है तो उसके लिए tan थीटा की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी थीटा के, और सी वी लगभग बराबर हो जाएगा सी पी के, जो कि -r है। अब ये -r हमने नहीं, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दाईं ओर है, तो ये वाली दूरी हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये दाईं ओर है। अब हम देखते हैं त्रिभुज एफ ए बी में, तो एफ ए बी में क्या हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन एफ बी। अब हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे दर्पण के छोटे द्वारक के लिए, तो छोटे द्वारक के लिए tan 2 थीटा लगभग बराबर हो जाएगा 2 थीटा के, एफ बी लगभग बराबर होगा एफ पी के, जो कि बराबर हो जाता है एफ के। तो 2 थीटा यहाँ से हो जाएगा ए बी अपॉन एफ पी, जो कि बराबर होगा ए बी अपॉन एफ के, जो कि पॉजिटिव में है। अब आइए हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे थीटा की, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू ए बी अपॉन आर इक्वल टू ए बी अपॉन एफ, तो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है और ये आर इक्वल टू आ जाता है 2f। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ, आगे के जो भी टॉपिक बचे हैं उन टॉपिक को हम 1 बाई 1 करके कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।